गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पांडे ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास हमारा ब्राइट पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल पहुंच सके और आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। आज हम लोग क्लास 9th के विज्ञान का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग विज्ञान को जानेंगे कि विज्ञान बोलते किसको है, विज्ञान होता क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो विज्ञान 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 दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो वी जोड़ ज्ञान क्या बनता है, वी जोड़ ज्ञान, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष, क्या होता है, विशेष। और ज्ञान आप जानते ही हैं, नॉलेज। ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज और विशेष। विशेष नॉलेज को विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और हम लोग विज्ञान में रसायन शास्त्र का अध्ययन करेंगे, मीन्स केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग जानेंगे रसायन शास्त्र। रसायन से रिलेटेड जितने भी अध्ययन होते हैं उसको रसायन शास्त्र में किया जाता है। रसायन शास्त्र को हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। जो केमिस्ट्री वर्ड है, केमिस्ट्री जो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ केमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है, काली मिट्टी। और एक लास्ट, फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र का पिता किसको बोलते हैं? रसायन शास्त्र के पिता लवोसियर को बोलते हैं। रसायन शास्त्र के पिता लवोसियर को कहते हैं। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ और पहला क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधा वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्रपातन। उद्रपातन। वाष्पन क्या होता है? तो वाष्पन होता है किसी लिक्विड का, किसी द्रव का गैस में परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। उबलना किसको बोलते हैं? उबलना किसी द्रव का गैस में परिवर्तन की स्थिति, जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उबलने स्टार्ट होता है, उस परिस्थिति को उबलना कहते हैं। संघनन किसको बोलते हैं? संघनन बोलते हैं हम लोग लिक्विड गैस का द्रव्य में परिवर्तन को संघनन बोलते हैं। गैस को द्रव्य में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है गर्मी, दूसरा ऑप्शन है ठंडक, तीसरा है ताप में वृद्धि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ठंडन। इसका सही उत्तर होगा ठंडक। सही उत्तर होगा ठंडक। तीसरा क्वेश्चन है वायु के दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव्य का कथनांक क्या होता है? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। जब भी हम लोग का ये जान जाइए, जब भी आपका वायु दाब बढ़ेगा तो हमारा कथनांक बढ़ता है और जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे घटता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा घटता है। सही उत्तर हो जाएगा घटता है। गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि द्रव्य का गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, संघनन कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है उसको द्रव्यणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यणांक कहते हैं। कथनांक किसको कहते हैं? कथनांक उस ताप को कहते हैं जब क्या होता है? ठोस गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? गैस में परिवर्तित होने लगता है, बॉईल करने लगता है। पदार्थ के कणों के एक साथ बांधकर रखने वाले बल को क्या कहते हैं? पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बल को कहा जाता है अंतर
अणुक बल, अंतर अणुक बल कहते हैं, जिसको अंतर अणुक बल कहते हैं। आंसर सी इसका राइट होगा, आंसर सी इसका राइट होगा। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका वाष्पन, सेकंड है विशरण, तीसरा है संघनन एंड द्रवण। इसका सही आंसर होगा विशरण, सही होगा आंसर विशरण। जैसे कि आप जानते होंगे कि वाष्पन किसको बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं द्रव्य का गैस में परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं, और वहीं गैस का द्रव्य में परिवर्तन को संघनन बोलते हैं, और इसका सही आंसर होगा विशरण, विशरण। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? पहला ऑप्शन होता है गंध, दूसरा ठंडा, तीसरा प्रेम, चौथा ठंडा पेय। पहला आपको जानना पड़ेगा कि पदार्थ किसको कहते हैं, पदार्थ किसको कहते हैं। तो पहले पदार्थ को जानिए आप, पदार्थ किसको कहते हैं। पदार्थ उसको बोलते हैं वह वस्तु जो जिसमें द्रव्यमान हो, क्या हो? मास या द्रव्यमान हो, और स्थान घेरे, उसी को पदार्थ कहते हैं। तो इसमें आपको गंध ना स्थान घेरता ना ही उसका द्रव्यमान होता है, ठंडा ना उसका द्रव्यमान होता है ना ही उसका ना ही वो स्थान घेरता है, प्रेम ना इसका द्रव्यमान होता है ना ही यह स्थान घेरता है, ठंडा पेय, ठंडा पेय जिसका मास भी होता है और वो स्थान भी घेरता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठंडा पेय। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? आप लोग को देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। ऑप्शन पहला है हवा, दूसरा जल, तीसरा स्नेह, चौथा भोजन। इसमें कौन सा पदार्थ नहीं है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि पदार्थ किसको बोलते हैं। पदार्थ किसको बोलते हैं? जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है अथवा वो स्थान घेरती है उसी को पदार्थ बोला जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट, जो वस्तु इसको फॉलो करेगी उसको पदार्थ कहेंगे। तो आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा है जल, तीसरा है स्नेह, चौथा है भोजन। आप जानते हैं कि स्नेह में, स्नेह क्या है? एक इमोशन, फीलिंग है। इसमें ना ही स्नेह भार, ना ही स्नेह में भार होता है ना ही वो स्थान घेरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्नेह, सही आंसर हो जाएगा स्नेह। सही आंसर क्या होगा? स्नेह। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा गैस, सही आंसर हो जाएगा गैस। गैस में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गैस में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होने का कारण यह है कि गैसों की अणुएं एक दूसरे से दूरी पर स्थित होती है, इसीलिए इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी, कहने का मतलब गतिज ऊर्जा रहता है, इसीलिए इनकी अणुओं के बीच की ऊर्जा गैस में सबसे अधिक होती है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है? निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है? मैंने आपका पदार्थ का डेफिनेशन या परिभाषा देते समय कहा था कि जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है उसी को पदार्थ कहते हैं। तो इसमें पहला देख लीजिए, क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? पहला द्रव्यमान और आयतन, आयतन को स्थान भी कहा जा सकता है, तापक्रम और दाब, चौथा घनत्व एवं संपीड़ितता, चौथा है ठोस और द्रव, ठोस, द्रव और गैस। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा द्रव्य और आयतन। मैंने पदार्थ की परिभाषा देते समय आपको बताया था कि पदार्थ बोलते किसको? पदार्थ उसी को बोलते हैं जो वस्तु में द्रव्यमान होता है अथवा वह स्थान घेरती है, उसी को पदार्थ कहते हैं। चलिए हम लोग, इसका आंसर हो गया द्रव्यमान और आयतन। बारहवां नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के कण ऑप्शन में बोलता है अति सूक्ष्म होते हैं,
गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और चौथा इनमें से सभी। पदार्थ के कण क्या करते हैं? हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिनको अपनी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। दूसरा, इसके पहले वाले हम लोग क्वेश्चन में किए थे कि किसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो हमने पढ़ा था कि गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो आप जानते हैं कि गैस एक पदार्थ है, यानी पदार्थ में गतिज ऊर्जा भी होती है। थर्ड बोलता है इसका कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अणुओं के बीच कौन सा बल होता है, तो अंतर आणविक बल होता है। तो ये भी हम जानते हैं कि एक दूसरे के बीच में वो लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से सभी होगा इनका राइट आंसर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 13वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पदार्थ में कितनी अवस्थाएं होती हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू है, नेट स्लो होने की वजह से क्वेश्चन इसका कट गया, आ गया। तेरह नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हम लोग जानते हैं पदार्थ हमारे वातावरण में पांच अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसन। ये आप थ्योरी पढ़िएगा तब आपको मिलेगा। ये हमारे आसपास के वातावरण में तीन ही प्रमुख मिलते हैं, जैसे कि गैस, द्रव्य और ठोस। लेकिन हमारे पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। राइट आंसर हो जाएगा 5। 16वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौदह, निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? इसमें से हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। पहला घनत्व, संपीड़ितता, तरंगदैर्घ्य और विसरण। निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व, तरंगदैर्घ्य और संपीड़ितता। पदार्थ में घनत्व भी होता है, जैसे ठोस का भी घनत्व होता है, द्रव्य का भी घनत्व होता है, जानते हैं, और गैस का भी घनत्व होता है। संपीड़ितता, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गैस को हम लोग संपीड़ित करके किसी सिलेंडर में या किसी अन्य वस्तु में उसको रख सकते हैं। तरंगदैर्घ्य का वेव होता है, मतलब तो हमारा पदार्थ वेव की तरह वेव नहीं है। क्या नहीं है? वेव नहीं है हमारा पदार्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? संपीड़ितता मतलब होता है कि किसी को दबाना, किसको हम लोग सबसे कम दबा सकते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है, मान लीजिए ठोस इतना बड़ा है, मान लीजिए एक ईंट ही है, एक ईंट को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर से बहुत ज़्यादा बल लगाएंगे तो उसको बहुत ना के बराबर मिनिमम उसकी आकार को घटा सकते हैं। लेकिन वहीं पर एक गैस को हम लोग चाहें तो उसको इतने बड़े आकार में से इतना छोटे आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे कम संपीड़ितता किसकी होती है? ठोस की सबसे कम अधिक संपीड़ितता होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैस की। 16वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? निम्न में से सबसे घनत्व का मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे में क्षेत्रफल। तो निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा। तो आप लोग जानते होंगे कि मैंने इसके पहले ही आपको बताया कि डेंसिटी, घनत्व क्या होता है। घनत्व का फॉर्मूला ही होता है फोर्स यानी बल बटे में एरिया। फोर्स यानी बल बटे में एरिया। तो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? ठोस का। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस। 17वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो हमने उसका आंसर ढूंढा था कि गैसीय अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है।
ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि इनका अणु जो है बहुत पास पास में रहने की वजह से इनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। ठोस का अणु बहुत पास पास में रहता है, इसी वजह से इसकी ऊर्जा कम होती है। 18वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो द्रव क्या है? द्रव एक पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन उसका साइज अथवा शेप, मतलब कहने का अर्थ हमारा यह है कि उसका आकार अनिश्चित है। द्रव्य का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में द्रव्य में कौन अनिश्चित है? पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा ऑप्शन है आकार, तीसरा ऑप्शन है आयतन, चौथा है द्रव्यमान। अनिश्चित कौन होता है? आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। जिसका आकार निश्चित नहीं है, द्रव्य का आकार बदलते रहता है। जैसे कि आप पानी को लेकर अपने ग्लास में भरिएगा तो उसका आकार आपके ग्लास की तरह आ जाएगा। उसी पानी को आप लेकर बाल्टी में भरिएगा तो उसका आकार एक बाल्टी की तरह आ जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है। द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है, परंतु उसका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता, कहने का अर्थ यह है कि अगर हम 1 लीटर पानी को एक ग्लास में भरे तब पर भी वो 1 लीटर ही रहेगा, और उसी को हम 1 लीटर पानी को बाल्टी में भरे तब पर भी वो 1 लीटर ही रहेगा। उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका आकार में परिवर्तन हो जाता है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्यों? आप अक्सर देखे होंगे या आप इसका अनुभव भी किए होंगे या मूवी में भी देखे होंगे कि बहुत अटलांटिक ओशन या आर्कटिक समंदर में भी देखते होंगे कि बर्फ तैरते रहता है। उसके पीछे कारण क्या है? बर्फ क्यों तैरता है पानी में? इसका पहला हम राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बर्फ का वजन पानी के वजन से कम होता है। बर्फ का वजन पानी के वजन से कम होता है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यह जल से भारी होता है, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ जल से हल्की होती है, और बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बर्फ जल से हल्की होती है। इसी कारण से बर्फ जल में तैरती है। क्या कारण है? बर्फ का जल में तैरने का कारण है कि बर्फ का वजन जो है वो पानी के वजन से कम है। बर्फ का वजन पानी के वजन से कम है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होता है? आपने स्केल पढ़े होंगे जो टेम्परेचर को या ताप को मापने का इस्तेमाल होता है, लेकिन डे टू डे लाइफ या समझिए तो हमारे दैनिक जीवन में हम लोग डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल सबसे अधिक करते हैं, लेकिन एसआई पद्धति में केल्विन का यूज किया जाता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। ये आपको जान के रखना पड़ेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होता है। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है? तो 100 में आप क्या करिए, 100 में 273.15 को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, हमारा ऑप्शन में 373.5 राइट आंसर होगा। आप यहां देख लीजिए 273 में हम लोग 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 373.15 केल्विन। आप याद करके रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होता है। 273.15 केल्विन होता है। ये याद करके रखिएगा आप। ये आने वाले चैप्टर फिजिक्स में भी इसका यूज होगा, केमिस्ट्री में भी आगे यूज होगा। 21वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है? सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में क्या होगा? इस ताप का मान क्या होगा? तो हमने बताया आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होता है। 273.15 केल्विन होता है। तो आप आसानी से यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस में अगर 273.15 केल्विन होता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 273.15 केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको करना क्या है कि
0.15 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 673.15 में कितना घटा दीजिए, तो 273.15 को घटा दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस। क्या आंसर आ जाएगा? 400 डिग्री सेल्सियस। 673.15 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 400 डिग्री सेल्सियस होता है। आप इतना याद कर लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 373.15 केल्विन होता है। आप इसको याद करके रखिएगा। बाईसवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौरमंडल में प्लाज्मा की अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। सौरमंडल में प्लाज्मा की उत्पत्ति का कारण है। पहला ऑप्शन है निम्न दाब, दूसरा ऑप्शन है उच्च दाब, तीसरा है उच्च ताप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ताप। राइट आंसर हो जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। सन में भी, हमारा सूर्य है, उसमें भी प्लाज्मा पाया जाता है। जान जाइए कि उसका तापमान कितना अधिक होता है। इसका आंसर यहां पर गलत है। आंसर हो जाएगा सी। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। देख लीजिए, उच्च ताप की वजह से होता है। तेईसवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि गर्म करने पर गैस का आयतन में क्या परिवर्तन होता है? पहला बढ़ जाता है, दूसरा घट जाता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होता है कि गैस को जब आप गर्म करेंगे या किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा, उस पदार्थ के कण का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा? उसका तापमान आप वृद्धि कीजिएगा तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा बढ़ने पर उसका आयतन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि आप पानी को ही आप अगर गर्म करते हैं तो जब वो बॉईल करने लगता है, उबलने लगता है, तो उसका देखिएगा कि उसका वॉल्यूम में बढ़ जाता है। मान लीजिए 100 ml का आप पानी लेकर, 100 ml पानी लेकर आप अगर उसको बॉईल कर रहे हैं या उबाल रहे हैं, तो उसका आप उस समय जब उबल रहा है उस समय आप मापिएगा तो वो उसका कम से कम आएगा तो 110 या 105 मिलीलीटर आएगा। उसका आयतन बढ़ जाता है। इसी प्रकार किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। उसका आयतन, इसका आंसर क्या होगा? आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र वायु कहने का मतलब ऐसा तापमान, ऐसा मौसम, या आप बरसात के मौसम में कह सकते हैं कि हमारे कपड़े अगर आप पसारते हैं सूखने के लिए तो क्या होता है? बहुत जल्दी सूख जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देर से, जल्दी से, उमस के कारण, ठंड के कारण। क्या होता है इसका आंसर? अगर आप बरसात के सीजन में अगर आपके कपड़े भीग गए हैं और आप उसको पसार दिए हैं सूखने के लिए, तो वो देर से भीगेगा, क्योंकि हवा में नमी होता है। हवा में नमी होने के कारण वो लेट से या देर से सूखता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देर से। राइट आंसर हो जाएगा देर से सूखता है। हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग क्या होता है? हवादार, ऐसा जगह जहां लगातार हवा बहती है, वहां वाष्पन की दर में क्या होता है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। अगर आप देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में जब हवाएं लू चलने लगती है तो तालाब भी जल्दी सूखने लगते हैं। क्या कारण है? कि जब वाष्पन की प्रक्रिया जब चलती है, मान लीजिए क्या होता है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठना चाहता है। गर्म हवा हमेशा ऊपर उठना चाहता है, और जब हवा भी आता है तो उसको सहायता हो जाती है, वो जल्दी से जल्दी उठने लगता है। इसीलिए वाष्पन की दर तेज हो जाती है, वाष्पन की दर बढ़ जाती है। छब्बीसवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से सही है। क्या? निम्नलिखित में से सही है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है। ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से अधिक होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ठोस पदार्थ की संपीड़ितता द्रव से अधिक होती है, यह गलत है। यह गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस
पदार्थ का संपीड़ितता द्रव्य से अधिक होती है। कैसे, हम आपको बताते हैं। हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हम चाहें तो गैस को कंप्रेस करके या संपीड़ित करके एक छोटे आयतन वाले बर्तन में भर सकते हैं, लेकिन हम आपको बोल दें कि 10 ईंटें हैं, 10 ईंटों को आप क्या कीजिए कि छोटे से बर्तन में भर दीजिए, तो यह मुमकिन नहीं है कि उनका आकार चेंज किया जा सके। उनका आकार चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव्य से अधिक होती है। नहीं, ये इसका आंसर राइट होगा, लेकिन संपीड़ितता गैस की अधिक होती है ठोस से। संपीड़ितता गैस की अधिक होती है ठोस से, जान जाइए आप। तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? अगर आप किसी भी ठोस पदार्थ का तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। द्रव्य में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव्य के बदले सीधे गैस की अवस्था में भी जा सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है, उपयुक्त सभी। अगर आप किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करिएगा या ताप दीजिएगा तो द्रव्य में परिवर्तित हो सकता है। जैसे कि हम लोग बर्फ को बाहर में निकाल देंगे या उसको हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड या द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। ये आंसर हमको सही लगता है। दूसरा, बिना द्रव्य में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल सकता है, जिसको उद्रपातन बोलते हैं। उद्रपातन बोलते हैं। जैसे कपूर एक ठोस है, उसको आप निकाल के बाहर में रख दीजिएगा तो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। वैसे ही अमोनियम क्लोराइड को भी आप बाहर निकाल दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी इसका उत्तर सही लग रहा है। उपयुक्त अपरिवर्तित रह सकता है। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको हमें एक ईंट दे दी और ईंट को बोला कि आप ताप दीजिए, तो आपने उसको हीट किया या ताप दिया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी उत्तर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किसका उद्रपातन होता है? उद्रपातन होता है। निम्न में से किसका उद्रपातन होता है? गंधक का, आयोडीन का, मैग्नीशियम का या ब्रोमीन का? आयोडीन का। आयोडीन को अगर आप बाहर निकालिएगा तो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठोस को गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया का, अगर कोई पदार्थ है जो ठोस अवस्था में आपके पास मौजूद है और वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रक्रिया को उद्रपातन बोलते हैं। उद्रपातन बोलते हैं। आप जान गए होंगे कि उद्रपातन किसको बोलते हैं? ठोस को गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को उद्रपातन बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन को अगर आप बाहर निकालिएगा तो डायरेक्ट गैस में या वेपर में बदल जाता है। उनतीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? हमने आपको पदार्थ का डेफिनेशन या परिभाषा दिया था तो समय ही बता दिया था कि जिस वस्तु का, जो वस्तु में भार हो अथवा स्थान घेरे उसी को पदार्थ कहते हैं। जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है अथवा वह स्थान घेरती है उसी को पदार्थ कहते हैं। तो आप पदार्थ के गुण से वाकिफ होंगे कि पदार्थ के गुण क्या होता है। स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। निम्नलिखित में से पदार्थ का गुण नहीं है। स्थान घेरना उसका गुण है, द्रव्यमान उसका गुण है, आयतन उसका गुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, यह उसकी गुण नहीं है। यह उसकी गुण नहीं है। गुण उसका यही होता है कि उसका द्रव्यमान होता है, वो स्थान घेरता है, अथवा उसमें भार होता है या द्रव्यमान होता है। कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है? ये आप ऑप्शन देख लीजिए, ठोस में, द्रव्य में, गैस में या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। ठोस जो आप देखते होंगे, ठोस पदार्थ में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतर अणुवीय बल सबसे अधिक होती है। इसीलिए उसको तोड़ने में या उसको कंप्रेस करने में, संपीड़ित करने में काफी ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? इसके पहले ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उद्रपातन
कि जब मैं डेफिनेशन दे रहा था उसका एग्जाम्पल भी कुछ आपको दिया था। तो अमोनियम क्लोराइड को आप अगर गर्म कीजिएगा तो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होता है, उद्रपातन हो जाता है। उद्रपातन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या है? 32वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुष्क बर्फ क्या है। ऑप्शन है बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, बत्तीसवां नंबर क्वेश्चन बोलता है शुष्क बर्फ क्या है। पहला, बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइसल्फेट, ठोस अल्कोहल। बर्फ का टुकड़े को हम लोग सॉलिड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठोस CO2 बोलते हैं। ठोस CO2 को ही हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं। जैसे आपने पार्टी ओटी में भी देखा होगा या स्टेज शो में भी देखा होगा कि अचानक धुआं जैसा निकलने लगता है, तो उसी वो यही यूज होता है, शुष्क बर्फ का ही यूज किया जाता है, या सॉलिड या कठोर या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं आप इसमें से। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? कौन सा तरल पदार्थ नहीं है मतलब कौन सा लिक्विड अवस्था में नहीं पाया जाता, कौन सा द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन इसका जल, पारा, हवा और लोहा। जल सब जानता है कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। पारा, इस पारा को हम लोग मरकरी बोलते हैं, जिसका साइन है Hg। यह भी लिक्विड अवस्था में ही पाया जाता है। यह एक तरह का मेटल है, लेकिन इसका यह एक्सेप्शनल ऐसा है कि जिसका यह एक्सेप्शनल मेटल है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। हवा, हवा आप वाष्प जानते होंगे, हवा में अनेक गैस होती हैं तथा वाष्प भी होता है। तो वाष्प अगर हवा में है तो हवा भी क्या है, एक तरल पदार्थ ही है। लोहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा एक तरल पदार्थ नहीं है, लोहा एक तरल पदार्थ नहीं। किस पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कह सकते हैं? किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? दाब, संपीड़ितता, घनत्व या आकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। किसी पदार्थ के इकाई आयतन मतलब कहते हैं, इकाई आयतन मतलब बल। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसका जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी के कण, आप अक्सर देखे होंगे कि आप शरबत बनाते हैं या जो भी शरबत बनाते हैं, रसना बनाते हैं, गर्मी के दिन में अधिकतर हम लोग इनका पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप नोटिस किए होंगे कि आप मान लीजिए उसमें चीनी डालते हैं तो चीनी गया तो गया कहाँ, क्या हो गया, ना ही उसका स्तर बढ़ता है जल का। तो उसके पीछे क्या कारण है? पहला, वाष्पकृत हो जाता है, जल के कणों के बीच अवस्थित हो जाता है, जल के कणों से जुड़ जाता है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप जान जाइए कि जैसे कि आपने ठोस पदार्थ को जाना होगा, तो ठोस पदार्थ में अंतर अणुए बल अधिक होने के कारण या उनकी अणु एक दूसरे से बहुत पास में होती हैं, इसी वजह से अंतर अणुए बल भी अधिक हो जाती है। और द्रव्य अवस्था में अंतर अणु, जो उनके अणु है द्रव्य की, वो एक दूसरे से थोड़े दूर दूर में अवस्थित रहती हैं। इसी वजह से जब हम लोग उसमें चीनी डालते हैं तो वो जो गैप या जो स्थान शेष रह जाता है वो उसको जाकर भर देता है। इसी वजह से उसका स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसी वजह से उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाता है, जल के कणों के बीच में व्यवस्थित हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? हमारा ऑप्शन है संघनन, द्रवण, वाष्पन, उद्रपातन। इसका ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, आप ऑप्शन इसका करेक्ट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। द्रवण ना होके यहाँ होगा निक्षेपण। किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। वैसे ही गैस का डायरेक्ट ठोस में परिवर्तन होने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं, और ठोस का गैस में परिवर्तन होने की क्रिया को उद्रपातन कहते हैं। भी होगा।
0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल पे क्या होता है? मैंने आपको बताया, इसके पहले ही बता दिया था कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है? 273.15 केल्विन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 273 केल्विन। 0.5 नहीं लिखा, 0.5 नहीं लिखा, इतना भी सही है, अप्रोक्स वैल्यू है, सही है। निम्न में कौन सा ठोस नहीं है? निम्न में से कौन सा ठोस नहीं है? मोम, गंधक, मैग्नीशियम, पारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। मैंने आपको बताया था कि पारा, जिसको मरकरी इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका साइन होता है Hg, यह ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। यह एक्सेप्शनल एक मेटल है, या कह सकते हैं एक्सेप्शनल धातु है, जो एक सॉलिड अवस्था या ठोस की अवस्था में नहीं पाया जाता है। निम्न में द्रव्य को चुने। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है, निम्न में द्रव्य को चुने। जल, वाष्प, बर्फ, हवा। जल एक द्रव्य है, वाष्प, बर्फ और हवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। सब जानते हैं कि जल या पानी एक द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पदार्थ 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। किस किस में? 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैसीय, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस-आयनस्टाइन कंडेंसन। बोस-आयनस्टाइन कंडेंसन सबसे नया खोजा गया है, 5वां अवस्था है। लेकिन हमारे आसपास में मुख्यतः 3 ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मुख्यतः 3 ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। राइट आंसर हो जाएगा 3। राइट आंसर हो जाएगा 3। हमारे आसपास में 3 ही प्रकार के पदार्थ उपस्थित हैं।